9 बजे तक यूपी में 12% वोट डाले जा चुके हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, लेकिन शुरुआत 3 तस्वीरों से करते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह और मायावती ने, सैफई में अखिलेश यादव ने वोट डाले। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने वोट डाला। उन्होंने दावा किया है कि इस बार हर फेज में नंबर 1 पार्टी बीएसपी रहेगी। वहीं राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और उधर सैफई में अखिलेश यादव ने वोट डाला। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जसवंत नगर से उनके अपने चाचा शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने साइकिल पर बटन दबाया। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, मैं ताज्जुब करता हूं कि तमाम लोग तीसरे फेज में 300 की गिनती कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जो 3 चरण होकर के जब खत्म होगा चुनाव, 205 के लगभग सीटें पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। सर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बार बार लोग पूछते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि काम बोलता है तो फिर गठबंधन की जरूरत की, वो भी ऐसी पार्टी जो इस समय बहुत कमजोर है यूपी में। देखिए, उससे तमाम लोग घबराए हुए हैं। जो लोग घबराए हुए हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन की क्या आवश्यकता थी। मैं कहता हूं कोई चीज पक्की हो जाए। अरे इतना बड़ा चुनाव है और कोई बात कहीं कसर छूट जाए, मैंने कहा कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए समाजवादी सरकार बनने में, इसीलिए मैंने गठबंधन भी किया और दोनों गठबंधन मिलकर के सीटों की सबसे ज्यादा जीतेंगे। लेकिन आपको लगता है कि परिवार की जो लड़ाई है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको? परिवार की लड़ाई का नुकसान चाचा जी बुआ में बहुत छन रही है। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहा कि कई लोगों में बहुत दोस्ती हो गई है दूसरे दलों की। लेकिन ये जनता का चुनाव है। जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली, उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। मैं समझता हूँ जो विकास समाजवादियों ने किया है, अगर यही विकास और बढ़ जाएगा तो न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव। मुकाबला किससे है सर? बसपा से, भाजपा से? देखिए, नंबर 1 पे समाजवादी कांग्रेस है, पीछे कौन छूट जाएगा वो उनको तय करना है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस से स्वाभाविक फायदा है और कांग्रेस को भी फायदा है। एक सवाल ये उठ रहा है सर कि बार बार कहा जा रहा है कि प्रचार करना चाहेगा वो प्रचार करेगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा गया कि आपने कहा कि जिसने साइकिल छीनने की कोशिश की उसको सबक सिखाएगी जनता। हाँ, मैंने ये कहा जो आपके चाचा के लिए लिया जा रहा है। नहीं, मैंने ये कहा कि जो साइकिल छीनने और साइकिल हराने में लगे हो उनके खिलाफ जनता मतदान करेगी। पहले 2 चरण में क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पा रही है समाजवादी पार्टी? तीसरा चरण मिला लोगे, सबसे आगे सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगी। एक सर आखिरी सवाल की, गायत्री प्रसाद जो हैं आपके मंत्री हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की बात मैं ये आपसे कहूंगा, ये आपको जानकारी करनी चाहिए। बदायूं वाले मामले में भी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। सुल्तानपुर में जो हमारा विधायक है उसको लेकर के भी क्यों एक मामला हुआ, उसमें भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं केवल इतना चाहता हूं, बदायूं में क्या सच था ये प्रेस के लोगों को बताना चाहिए। सुल्तानपुर का सच क्या है आपको बताना चाहिए। जिस महिला ने प्रजापति पर आरोप लगाया है, कई चैनलों पर पूरे दिन महिला ने बैठ करके आरोप लगाए थे। मैं ये चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान होगा, कानून अपना काम करेगा। वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि और दूसरा पक्ष भी जानकारी के साथ पूरा रखना चाहिए। आखिरी सवाल की लड़ाई थे अखिलेश यादव जो कि हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसका फायदा न सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा बल्कि कांग्रेस को भी मिलेगा और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। कैमरामैन सिबली के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, इटावा। क्या भाजपा सरकार बना पाएगी यूपी में सर? केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के जो मुद्दा है वो कितना गरमाएगा? क्योंकि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के, मोदी को कहा गया कि वोट दिया गया, यूपी को गोद लिए हुए नेता नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने 11 मार्च की प्रतीक्षा करो, वो दिन सब दूध का दूध पानी का पानी। मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें
बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो जिसको लगभग 3.25 वर्षों तक यहाँ की जनता आजमा चुकी है, जिसने अपने लोकसभा चुनावी जो वायदे हैं उनका 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं किया है। राजनाथ सिंह की पत्नी वोट डालने के लिए आई हुई हैं। क्या आपको क्या भरोसा है? हमें भरोसा है भाजपा आ रही है, भाजपा जीतेगी। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? 300। यानी सरकार बन रही है? हाँ, सरकार बन रही है। नोएडा में बेटे से क्या उम्मीद है, कितने वोट से जीतेगी? वहाँ भी हमें उम्मीद है भाजपा वहाँ से भी जीतेगी, मेरा बेटा जीतेगा। छोटी बहू भी आपके साथ है, आप क्या कहेंगी? जी, जीत 1 लाख से ऊपर की होगी नोएडा में। 1 लाख से ऊपर की जीत होगी। तो ये देखा आपने कि राजनाथ सिंह की पत्नी ने वोट करने के बाद ये दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटें वो जीत के आएंगे। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आपको पूरा भरोसा है कि पंकज सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे? मुझे भरोसा है वो जीतेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बड़ी कड़ी लड़ाई है, बहुत कठिन लड़ाई है? नहीं, कठिन लड़ाई हमको लोगों से मिलके तो नहीं लगा, और बाकी आंकड़े ही बताएंगे, बट मुझे जनरली लोगों से मिलके नहीं लगा कि बहुत कठिन लड़ाई है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है? मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग यूपी, नोएडा ही नहीं बाकी जगह भी लोगों से मिले तो लोगों में एक वो है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी आए। क्या भरोसा है काम को लेके? आपको लगता है कि आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किया है उस भरोसे से आप जीत जाएंगे, आपकी पार्टी जीत जाएगी? बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत कम समय में उन्होंने काफी चीजें कर दी हैं, और अभी उनके पास और समय है तो हम लोग और होप कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है। थैंक यू। तो ये थी सुषमा सिंह, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है और वही सरकार बनाएगी। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो 9 बजे तक के आंकड़े ये थे कि 12% लोग मतदान कर चुके हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्नाव की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये शादीशुदा जोड़ा, इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जाके मतदान जरूर करें। विदाई से पहले शादी इनकी हुई है और विदाई से पहले ये वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों मियां बीवी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है और मैं खड़ा हूं कानपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर कई महिला मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। आप बताइए, किस चीजों को ध्यान में रखकर आपने अपने मत का प्रयोग किया? सर, मेरी वही डिमांड सेम रही है हमेशा, पहला विकास, दूसरी सुरक्षा और तीसरा बेरोजगारों को रोजगार मिले। अच्छा, आप सुबह से ही जो है लाइन में लगी हुई थी, किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? विकास और लेडीज की सुरक्षा। आप बताएं। हमारा भी विकास और लेडीज की सुरक्षा। हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हमारा क्षेत्र का बहुत विकास करवाया है, उसको देख के, उसको चलते हमने अपना मतदान उनको दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप सुबह से ही आप भी लाइन में खड़ी थी, किन चीजों को ध्यान में रखा और उसके बाद आपने वोट किया? विकास, अपने क्षेत्र की सुरक्षा और देश की सुरक्षा और मजबूत सरकार। आप बताइए। विकास, शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए, और इसीलिए हमने मतदान किया है। आप भी सुबह से लाइन में खड़ी थी, किन चीजों को ध्यान में रखा? कानपुर का विकास, उसकी ब्यूटिफिकेशन, लेडीज की सुरक्षा, लेडीज की पढ़ाई, यही मेन मुद्दा है जिसको हमने रखते हुए वोट डाला है। तो घर से बिना नाश्ता किए हुए निकली और वोट की? जी बिल्कुल। आप भी? जी बिल्कुल। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हमारा 4था या 5वां नंबर था वोट डालने। आप बताइए। हमारा भी पहले मतदान, बाद। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग कर ये अभी बाहर निकली हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके ज़हन में विकास सहित कई अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो अब करीब 4 घंटे बीत चुके हैं। लोग अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग जगह से, तमाम विधानसभा सीटों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मेरे साथ
प्रमोद जोशी हैं सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही अवधेश कुमार जी भी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख लेकिन लखनऊ का करूंगी। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लखनऊ कैंट जिस पर सबकी निगाहें हैं और साथ ही दूसरी एक सीट, ये बताइए लखनऊ का रुख क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, साथ ही होम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है। लोगों का मिजाज क्या नजर आ रहा है? काफी घंटे बीत चुके हैं। मैत्रेयी, हम ये तो कहेंगे कि वोटिंग का जो प्रतिशत है थोड़ा धीमे है, लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। जिस इलाके में हम खड़े हैं वो वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कैंट की। अगर हम कैंट की बात करें तो अपर्णा यादव और रीता जोशी में बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो भी धीरे धीरे उनके पीछे है और शायद यही कारण है कि अपर्णा यादव की काफी मुश्किलें हैं। उनके लिए कैंट की सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर की, जहां से धर्मेंद्र यादव के सगे भाई अनुराग यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे भी वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। बीजेपी वहां से स्वाति सिंह को लड़ा रही है। तो पिछली बार की अगर बात करें 2012 की तो 9 सीटों में से 7 सीटें लखनऊ की एसपी के खाते में गई थी और इस बार और भी ज्यादा चर्चा लखनऊ कैंट की इसलिए है इस सीट की क्योंकि यहां से मुलायम सिंह यादव की बहू यानी कि अपर्णा यादव सीधे टक्कर ले रही हैं रीता बहुगुणा जोशी से। बहरहाल यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। तो काफी घंटे बीत चुके हैं, धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अब हमारे साथ हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं कानपुर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। कानपुर देहात और कानपुर नगर में आज वोटिंग हो रही है। सीटों की अगर बात करें तो कानपुर देहात में 4 सीटें हैं विधानसभा की और कानपुर नगर में 10 सीटें हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी काफी शक्तिशाली तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में उभरी थी। राकेश जी, ये बताइए इस बार जो पूरा तमाशा हुआ है इतने महीनों तक उत्तर प्रदेश में, उसका असर क्या कानपुर में देखने को मिल रहा है? वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? देखिए, कानपुर में मुकाबला काफी रोचक है। ऐसे जो कानपुर शहर की बात की जाए तो 10 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है त्रिकोणीय है, यानी बात किया जाए सपा, बीएसपी और बीजेपी के बीच। लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर गठबंधन की बात तो की गई, लेकिन दोनों तरफ से यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार साथ ही साथ कांग्रेस के भी उम्मीदवार खड़े हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि पहली बार इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? सर, मैंने इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मतदान किया हुआ है कि मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आप बताइए सर। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है बहुत बड़ा कानपुर के युवाओं के लिए। तो 826 उम्मीदवारों के आज दिल तेजी से धड़क रहे होंगे क्योंकि सेंट्रल यूपी और अवध के कुछ हिस्सों में आज मतदान हो रहा है। अब तक जो आंकड़े हमने बताया उसके मुताबिक 29% मतदान यहां हुआ है और ये इलाका इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये इलाका तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन नहीं होगा। अवधेश जी, नहीं, अब जैसे इस अगर पिछले चुनाव के परिणाम को हम देख लें तो समाजवादी पार्टी के सत्ता में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये क्षेत्र रहा है। इतनी सर्वाधिक सीटें थी तो जाहिर है कि उनके सामने चुनौती अपनी उस सीट को बचाए रखने की है। लेकिन इस क्षेत्र का जो सामाजिक समीकरण है उसमें आप देखें तो प्रदेश के जो मुस्लिम का प्रतिशत है उससे यहाँ कम है, लेकिन यादवों का जो प्रदेश का प्रतिशत है उससे यहाँ ज्यादा है। दलितों का जो प्रदेश का औसत है उससे दलित यहाँ ज्यादा है। तो इस नाते अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में मेरा मानना है कि सामाजिक समीकरणों में अति पिछड़े, दलित और सवर्ण ये 3 मुख्य निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और मुद्दे भी हैं, जैसे अब कानपुर में हम बात कर रहे थे। देखिए, कानपुर में पिछले साल ओलावृष्टि से भारी फसल बर्बाद हुई थी। उनमें माना गया था कि करीब 4 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाना था, वो मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो जाहिर है ऐसे कई मुद्दे हैं उस क्षेत्र में। आलू की फसल होती है लेकिन आलू की फसल किसानों को उचित उसके मूल्य इसलिए नहीं मिलते कि उसके प्रोसेसिंग का कोई यूनिट नहीं है। धान के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो ये
सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियों ने इन मुद्दों को बनाया है और लोगों के अंदर ये मुद्दे हैं, या जाति और संप्रदाय पर बट के वोट हो रहा है? ये मायने रखेगा। तो क्या हर बार की तरह इस बार भी जाति और संप्रदाय ही मुख्य मुद्दे बन गए हैं, और जो असल मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के और खासकर इस इलाके के, क्या वो वाकई वोटिंग में इस बार मुद्दे हैं? क्या ये चीजें दिमाग में रख के एक वोटर वोट करने निकल रहा है? लेकिन आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं। प्रमोद सर, ये बताइए कि हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि पहले और दूसरे फेज के बनिस्बत अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें काफी पीछे है, जबकि ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट है। अवधेश सर भी बता रहे हैं कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने शिथिल क्यों है वोटर्स घर से बाहर निकल के वोटिंग? आपका आशा है वोटिंग परसेंटेज? जी जी बिल्कुल। हालांकि अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी कुछ घंटे बाकी हैं और कई जगहों पर तो 28-30% के आसपास है, कुछ जगहों पर जैसे उन्नाव में मैंने देखा 21% के आसपास है जी। तो ये कुल मिलाकर के ये इलाके में पिछले चुनाव में भी 58 के आसपास परसेंटेज वोट पड़ा था और 59% के आसपास, और लोकसभा चुनाव में बल्कि 2014 का जो ज्यादा बाद में हुआ है वो थोड़ा 1% घट ही गया था, 58% के आसपास का वोट था जी। तो कह नहीं सकते 58, 60 या जैसे भी वोट होगा, लेकिन एक बात यह है मतलब औसत वोटिंग ही होगी, बहुत अच्छी वोटिंग नहीं कही जा सकती, और ज्यादातर इस इलाके में अगर कहा जाए तो इसी तरह से वोटिंग होती है। और हम ये जानते भी हैं, हर चुनाव में देखा गया है कि जो शहरी इलाके हैं वो कम वोटिंग करते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वो ज्यादा वोटिंग करते हैं। और इस पूरे इलाके में जहां आज वोटिंग हो रही है, यहाँ 25% इलाका जो है वो शहरी है। तो आप में से भी अगर कोई वोटिंग अभी तक नहीं कर पाया है या नहीं घर से निकला है, बाहर जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और चर्चा जारी रखेंगे। आगे भी आपको इस पूरे इलेक्शन के अपडेट्स हम लगातार देते रहेंगे। बहरहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फोन लौट रहा है।